बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो टाइप है उसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाइट बॉक्स टेस्टिंग की टाइप्स आएंगी, उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स हमने देखने हैं इसमें वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होगा। प्रोज एंड कॉन्स आएंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग के। फिर यूनिट टेस्टिंग को देखेंगे कि वो क्या चीज़ है, और इसी तरह से इसके अंदर फिर आगे स्टब्स और ड्राइवर्स का कंसेप्ट आएगा यूनिट टेस्टिंग में। फिर आगे नेक्स्ट जो है हमने इसी चैप्टर के बाद वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर कोड कवरेज देखेंगे, उसकी टाइप्स आएंगी, कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या है, साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और ग्राफ मैट्रिसेस क्या क्या चीज़ें हैं, इनको डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसको पहले भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग की जो IEEE के अंदर डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि ये वो टेस्टिंग है जो टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ ए सिस्टम और कंपोनेंट। तो IEEE ने 1990 के अंदर जो है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग को इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि वो टेस्टिंग की टाइप जो कि किसी सिस्टम के इंटरनल मैकेनिज्म को या किसी कंपोनेंट के इंटरनल जो मैकेनिज़्म है उसको कंसिडर करती है, उसको इवेलुएट करती है, उसको एनालाइज करती है। तो टेस्टिंग की ऐसी टाइप जिसमें आप किसी सिस्टम को या सिस्टम के कंपोनेंट को एनालाइज करेंगे इंटरनली, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो किन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, और उसकी लॉजिक क्या है, और उसका कोड क्या है। इसी तरह से बेजर ने 1995 के अंदर जो है वो इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग को स्ट्रक्चरल टेस्टिंग का भी नाम दिया हुआ है, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग का भी, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग का भी। तो ये जितने भी क्लियर बॉक्स हैं, ये ग्लास बॉक्स हैं, इन दो टर्म से हमें आइडिया होता है कि आपका जो सिस्टम है उसकी आपको फुल विजिबिलिटी है, आपको उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो विजिबल है। क्यों? क्योंकि हम इसको सिस्टम को एज ए ग्लास बॉक्स या क्लियर बॉक्स कंसिडर करें, तो ग्लास बॉक्स के अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं, क्लियर बॉक्स जो है उसके अंदर जो भी कंटेंट्स होंगे वो आपको बाहर से नज़र आ रहे होंगे। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग हम इसी तरह से ज्यूम करते हैं कि सिस्टम का इंटरनल जो आपके पास आर्किटेक्चर है, इंटरनल जो मैकेनिज़्म है, जो लॉजिक है, वो विजिबल होती है आपको, और आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। फिर इसी में हमने वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर इस तरह से टेस्ट केसेस जो हैं वो डेवलप करने होते हैं कि कोड कवरेज जो है वो मैक्सिमम अचीव कर सकें। और कोड कवरेज क्या है कि अब चूंकि इसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आपके पास कोड भी विजिबल होगा, कोड भी एक्सेसिबल होगा, तो कोड की हर हर लाइन को एग्जीक्यूट किया जा सके, ऐसे टेस्ट केसेस लिखने हैं। ऐसा टेस्ट केस जो कोड की मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस को कॉल करे, ऐसे टेस्ट केसेस को लिखना। ठीक है, हर ब्रांच को एग्जीक्यूट करे, ब्रांचेस क्या होंगी इनको आगे जाके देखेंगे, हर पाथ को, हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा हो, ऐसे टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। फिर अभी इन चीज़ों को देखेंगे कि ये क्या है, कोड कवरेज क्या है, ये आगे जाके आपके पास टाइप्स आएंगी टेस्टिंग की, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, उनमें आपको जाके और क्लियर होना शुरू हो जाएगा। पाथ क्या चीज़ है, ब्रांचेस क्या हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे उसने डिस्कस किया है कि चूंकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आपके पास कोड विजिबल होता है, तो आपने कोड को वैल्यूट करना है इसमें। तो जो टेस्टर है वो ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको कोड का नॉलेज हो। तो टेस्टर यहाँ पे टेक्निकल पर्सन होगा। हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर देखा था कि जो टेस्टर है वो नॉन टेक्निकल बंदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने सिर्फ सिस्टम को इनपुट देनी थी और आउटपुट चेक करनी थी। यहाँ पे अब आप सिस्टम को एवेल्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स कोड, इसके इंटरनल लॉजिक को एवेल्यूट करना है। तो इंटरनल लॉजिक जो है वो कोडिंग के अंदर होगी इम्प्लीमेंटेड। तो ये इसको इंटरनल लॉजिक को कौन एवेल्यूट कर सकता है? जिसको कोडिंग आती है। तो यहाँ पे जो टेस्टर है वो टेक्निकल पर्सन होना लाजमी है वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्लाइड के अंदर वो ये डिस्कस कर रहा है कि क्या जो मेथड्स हैं उनमें जो यूज़ किए जाते हैं, उनमें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको कैसे टेस्ट केसेस जो हैं वो डिज़ाइन करने चाहिए। तो टेस्ट केसेस राइट करते वक्त, वाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए टेस्ट केस डिज़ाइन करते वक्त किन चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले ऐसा टेस्ट केस लिखना चाहिए जो कि इस चीज़ की गारंटी दे कि इस प्रोग्राम में जितने भी इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं वो सारे के सारे कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहे हैं।
तो ऐसे टेस्ट केसेस लिखने हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करते वक्त कि आपके कोड के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट पाथ एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट हों। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं उसमें इफ़ एल्स की स्टेटमेंट आ रही है, तो इफ़ एल्स में आपके पास दो पाथ बन जाते हैं। तो इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें से एट अ टाइम एक ही पॉसिबिलिटी है, या इफ़ ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये दो पाथ बन रहे हैं, इफ़ ट्रू है तो ट्रू वाला पाथ एग्जीक्यूट होगा, इफ़ फॉल्स है तो एल्स वाला पाथ जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से सारे जितने भी इंडिपेंडेंट पाथ हैं उनकी एग्जीक्यूशन गारंटी करना, ऐसे टेस्ट केसेस हमने लिखने हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। इसी तरह से जितने भी लॉजिकल कंडीशंस हैं, लॉजिकल कंडीशंस को ट्रू एंड पे भी एग्जीक्यूट करवाना, उनको फॉल्स करके भी एग्जीक्यूट करवाना। जैसे भी एग्जांपल पहले वाली इफ़ एल्स वाली है, उसी को दोबारा देखें तो इफ़ को आपने सिर्फ ट्रू करके एग्जीक्यूट नहीं करवाना, उसको फॉल्स करके भी एग्जीक्यूट करवाना है। इसी तरह से फिर जितने भी लूप्स यूज़ हो रहे हैं आपके पास उस प्रोग्राम में, हर लूप को उसकी बाउंड्री पे एग्जीक्यूट करवाना है। फॉर एग्जांपल लूप आपने 0 से लेकर 9 तक चलाया है, तो 0 पे भी उसको एग्जीक्यूट करवा के चेक करें कैसे बिहेव कर रहा है, 9 पे भी चेक करें कैसे बिहेव कर रहा है, 0 से 9 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उनके अंदर भी एग्जीक्यूट करवाना। 10 वैल्यू देखें तो क्या होता है कि लूप टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऐसे सारे टेस्ट केसेस लिखना जिनके अंदर आप लूप को इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर टेस्ट करें। फिर इसी तरह से जो जो डाटा स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं आपने, वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, एरेज यूज़ की हैं, पॉइंटर्स यूज़ किए हैं, तो उनको भी चेक करना कि क्या वो प्रॉपरली इनिशियलाइज हो रहे हैं, क्या उनको प्रॉपरली वैल्यूज़ असाइन की जा रही हैं, क्या उनका प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है, प्रॉपरली डिलीट किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंटीजर वेरिएबल है आप उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं फ्लोटिंग, और या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप उस स्ट्रिंग को वैल्यू असाइन कर रहे हैं इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखना। एरे थी आपने डिक्लेयर की, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर टाइप की एरे क्रिएट की है और उसको आप इंटीजर जो है वो डाटा असाइन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। या एरे का साइज़ था 10, आप उसको उसके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो 15 स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी आपके पास चीज़ें आएंगी इन डाटा स्ट्रक्चर्स के हवाले से, कि उनको चेक करना कि वो प्रॉपरली उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, उनमें तो कोई मिस्टेक नहीं की जा रही, कोई प्रॉपर इन प्रॉपर जो वैल्यू है वो तो नहीं साइन की जा रही, स्ट्रिंग को आप इंट दे रहे हों, इंट को आप कैर स्टोर करवा रहे हों, इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अब देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वो कहता है कि जी अब चूँकि यहाँ पे आपके पास जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो विजिबल होता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो टेस्टर है वो टेक्निकल बंदा होना चाहिए, कोडर हो, जिसको कोडिंग आती हो। तो इसमें हमें इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसानी से हो जाती है कि इस मॉड्यूल को कौन सी इनपुट चाहिए। आप सिर्फ कोड रीड करेंगे, कोड रीड करके चेक करेंगे ये फंक्शन जो है कितने पैरामीटर ले रहा है, कौन से डाटा टाइप के पैरामीटर्स ले रहा है। तो फिर आपको वहीं से देख के पता चल जाएगा, अच्छा जी मैंने इस फंक्शन को कौन सी इनपुट देनी है। ये फंक्शन दो पैरामीटर ले रहा था, एक स्ट्रिंग है दूसरा इंट है, तो मुझे पता है कि इसको मैंने एक वैल्यू देनी है स्ट्रिंग डेटा टाइप की, दूसरी मैंने इसकी वैल्यू देनी है इंटीजर डेटा टाइप की। ये दो वैल्यूज़ इन इन डेटा टाइप्स की मैं इसको इनपुट करूँगा तब ये काम करेगा। तो टेक्निकल नॉलेज था, मुझे पढ़ना आता था कि ये फंक्शन है, फंक्शन कितने पैरामीटर्स ले रहा है और कौन सी डेटा टाइप के पैरामीटर ले रहा है। तो इस वजह से मुझे आसानी से पता चल गया कि इस प्रोग्राम को क्या इनपुट देनी है। फिर इसी तरह से जब आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप इस कोड को ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं, इसमें से सिर्फ गलतियाँ निकालने के बाद उन गलतियों को ठीक भी कर सकते हैं, तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप हेल्प भी कर सकते हैं। जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में नॉन टेक्निकल बंदा जो है वो सिर्फ गलती पॉइंट आउट करेगा और आगे आपको बता देगा ये गलती है, ठीक मुझे नहीं करनी आती, क्यों? क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं आती। ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर अब चूँकि टेक्निकल बंदा है, कोडर है, जिसे कोडिंग का नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे टेस्टिंग करते वक्त गलती निकालेगा, आगे आपकी हेल्प भी कर सकता है उस गलती को रिमूव करने में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन वो हेल्प आउट भी कर सकता है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इसका मेन यही है कि जी अब यहाँ पे चूँकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, तो एक स्किल्ड टेस्टर आपको रिक्वायर्ड होता है, एक ऐसा बंदा जिसको टेक्निकल नॉलेज हो, कोडिंग का नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंसेप्ट उसको आते हों, तो वही वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म कर सकेगा। तो ये एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग के। अब इसके बाद यूनिट टेस्टिंग को देखते हैं। यूनिट टेस्टिंग क्या है? ये सबसे बेसिक लेवल है टेस्टिंग का, फर्स्ट लेवल है टेस्टिंग का, और यूनिट टेस्टिंग जो है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आता है।
और सबसे इनिशियल और बेसिक लेवल ऑफ टेस्टिंग है क्या उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि जी रेफर्स टू टेस्टिंग प्रोग्राम यूनिट्स इन आइसोलेशन, प्रोग्राम के यूनिट्स को आइसोलेशन के अंदर, आपका एक प्रोग्राम है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना हुआ है, तो उनको कंबाइन करके आपने टेस्ट नहीं करना, हर यूनिट को सेपरेटली टेस्ट करना है। सेपरेट टेस्ट कर रहे हैं हर यूनिट को अलग अलग, तो ये आइसोलेशन कहलाता है, टेस्टिंग इन आइसोलेशन ये होगी। फिर प्रोग्राम यूनिट को बता रहा है कि वो क्या है, इम्प्लीमेंट से फंक्शन, एक फंक्शन भी हो सकता है सिंपल, आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम के अंदर क्लासेस थी, क्लासेस के अंदर फिर फंक्शन इंप्लीमेंट किए होते, तो एक अकेला फंक्शन जो है वो भी यूनिट कहला सकता है। और फिर उसने बताया कि इट इज़ नेचुरल टू टेस्ट द यूनिट बिफोर इट इज़ इंटीग्रेटेड विद अदर यूनिट्स, तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट के साथ कंबाइन करने से पहले ये चेक कर लेना ज़रूरी है, नेचुरल है कि जी ये यूनिट ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले ये मेक श्योर कर लूँ, फिर मैं इसको कंबाइन करूँगा पूरे सिस्टम के साथ। अगर मैं ये चीज़ मेक श्योर ही नहीं करता कि ये यूनिट जिसके ऊपर मैंने अभी टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की ये ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये टेस्टिंग किए बगैर मैं उसको सिस्टम में फ़िट कर देता हूँ और फिट करने के बाद सिस्टम में मसला आता है, तो फिर मुझे ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी कि ये प्रॉब्लम, ये डिफ़िकल्टी, ये बग, ये एरर किस वजह से आया है, जो नया मैंने यूनिट इसके अंदर ऐड किया है उसकी वजह से आया है या पहले से सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम थी। तो अगर नए यूनिट को मैं पहले से टेस्ट करता हूँ, सेपरेटली टेस्ट किया, उसके अंदर से कोई एरर नहीं निकला, फिर मैं उसको सिस्टम में ऐड करता हूँ और बाकी यूनिट्स हैं उनके साथ कंबाइन करता हूँ, फिर टेस्टिंग परफॉर्म करता हूँ और मुझे पता चलता है कि जी अब सिस्टम के अंदर कोई एरर आ रहा है, तो मुझे इस चीज़ की श्योरिटी है कि जो मैंने अभी नया मॉड्यूल, नया यूनिट जो ऐड किया है उसके अंदर एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी अलहदा से टेस्टिंग की थी और उस अलहदा टेस्टिंग के अंदर, सेपरेट टेस्टिंग के अंदर वो क्लियर था, उसमें कोई एरर नहीं निकला था। तो मसला कहाँ पे होगा? अब जो पहले वाला सिस्टम था, एग्जिस्टिंग सिस्टम था जिसमें मैंने नया यूनिट ऐड किया है, तो उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर कहीं मसला है या उस कोड में मसला है जिस कोड ने इस नए यूनिट को बड़े एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ लिंक किया है। तो लिंकिंग वाले कोड में कहीं मसला हो सकता है, नए यूनिट में मसला नहीं होगा। तो ये यूनिट टेस्टिंग का एडवांटेज आपके पास आ जाएगा। और यूनिट टेस्टिंग का उसने बताया है कि जी ये वो टेस्टिंग है जो कि इंडिविजुअल यूनिट्स जो हैं सोर्स कोड की उनके ऊपर परफॉर्म की जाती है, ये चेक करने के लिए कि सबसे छोटा से छोटा यूनिट जो है, एक फंक्शन जो है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपका एक प्रोग्राम था, कोड था, उसके अंदर आपने 10 फंक्शंस लिखे हुए हैं और हर फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो फंक्शन नंबर 1 ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको सेपरेटली टेस्ट किया, तो ये फंक्शन नंबर 1 की यूनिट टेस्टिंग हो जाएगी। और यूनिट को उसने डिफाइन किया हुआ, यूनिट क्या है, इज़ द स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, कि किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी एप्लीकेशन का सबसे छोटा यूनिट जिसको टेस्ट किया जा सके। फिर गोल उसने बताया वो यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग का क्या है कि हर पार्ट को, एक किसी भी प्रोग्राम के हर पार्ट को, हर कंपोनेंट को आइसोलेट करना, सेपरेट करना और ये चीज़ मेक श्योर करना कि वो सेपरेटली, इंडिविजुअली तौर पे ठीक काम कर रहा है। ये गोल है यूनिट टेस्टिंग का कि हर सेपरेट यूनिट जो है किसी सिस्टम का, वो इंडिविजुअली, सेपरेटली, आइसोलेशन के अंदर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर वो अकेला ठीक काम कर रहा है तो उसे किसी दूसरे यूनिट के साथ कंबाइन करेंगे तो फिर इस चीज़ का चांस हमारे पास बहुत कम हो जाएगा कि कोई एरर आएगा। क्यों? क्योंकि वो सेपरेटली, आइसोलेशन में ठीक काम कर रहा था। फिर उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि जी आप जब यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए डबल ऑब्जेक्ट्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। वो क्या हैं? स्टब्स और ड्राइवर्स को उसने नाम दिया हुआ है, और ये स्टब्स और ड्राइवर्स क्या करते हैं? यूनिट टेस्टिंग के अंदर हमारी हेल्प करते हैं। अब स्टब क्या चीज़ है, ड्राइवर क्या चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट अभी आगे देखेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे बताता है कि जी यूनिट टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कौन करता है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करना। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो प्रोग्रामर है, जो कोडर है, जो डेवलपर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करना। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा लेवल है, सबसे छोटा सा बेसिक लेवल है। आपका फंक्शन जो है, हमने कहा था कि फंक्शन भी यूनिट कहलाया जा सकता है। तो फंक्शन लिखने के बाद डेवलपर ये नहीं करेगा कि टेस्टर को पकड़ा दे जी इस यूनिट की टेस्टिंग करके दो, नहीं, इस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा। छोटा छोटा यूनिट लिखते जाए डेवलपर और टेस्टर को भेजता रहे। तो ये छोटा सा यूनिट है, फंक्शन जो है, उसकी टेस्टिंग करना डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
एक तो ये इसका जो है वो रीज़न ये है कि अगर हर छोटा छोटा यूनिट आप टेस्टिंग के लिए भेजते जाएंगे टेस्टर की तरफ, तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। प्लस दूसरा ये कि यूनिट सबसे छोटा पार्ट है, तो डेवलपर को पता है कि वो यूनिट उसने क्यों इम्प्लीमेंट किया, वो फंक्शन क्यों इम्प्लीमेंट किया, उस फंक्शन के अंदर, उस मेथड के अंदर उसने क्या कोड लिखा है और उसकी क्या आउटपुट होनी चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए उसकी। तो डेवलपर बेहतर तौर पे उसको टेस्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पे इस चीज़ का जो है वो आंसर हमें मिल रहा है कि यूनिट टेस्टिंग किसने परफॉर्म करनी है, तो वो डेवलपर या कोडर जो है वो परफॉर्म करेगा। और डेवलपर को जब वो यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करेगा तो परफॉर्म करने के बाद वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा अपने वर्क से कि हाँ जी मैंने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर ली, इस यूनिट की ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो मैंने जो कोडिंग की है वो बिल्कुल ठीक है, प्रॉपरली वर्क कर रही है। नेक्स्ट आते हैं जी, दो फेजेस हैं यूनिट टेस्टिंग के, एक है स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग और दूसरी है डायनामिक यूनिट टेस्टिंग। तो हमने इससे पहले स्टैटिक टेस्टिंग और डायनामिक टेस्टिंग देखी थी। तो स्टैटिक टेस्टिंग क्या है, इसमें हम एग्जीक्यूट नहीं करते प्रोग्राम को। तो यहाँ पे स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग है तो यूनिट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसकी बजाय क्या करेंगे, सिर्फ ये चेक करेंगे कि ओवरऑल उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, क्या क्या बिहेवियर वो परफॉर्म कर सकता है एग्जीक्यूट किए बगैर, सिर्फ उसको एनालाइज करेंगे इसी कोड को रीड करके। तो ये नॉन एग्जीक्यूशन बेस्ड यूनिट टेस्टिंग भी कहलाती है। इसमें कोड रिव्यू किया जाता है, सिर्फ कोड को रिव्यू करेंगे किस टेक्निक से, हमने जो स्टैटिक टेस्टिंग की टेक्निक्स देखी थी, इंस्पेक्शन की कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, वॉक थ्रू यूज़ किया जा सकता है। फिर डायनामिक यूनिट टेस्टिंग क्या होगी, डायनामिक के अंदर अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे मशीन के ऊपर और उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे, इसको एग्जीक्यूशन बेस्ड यूनिट टेस्टिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसने बताई है, वो ये है कि जो आपकी स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग है वो अल्टरनेटिव नहीं है डायनामिक यूनिट टेस्टिंग का। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर ली है तो डायनामिक यूनिट टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो स्टैटिक यूनिट टेस्टिंग के साथ साथ डायनामिक यूनिट टेस्टिंग दोनों इम्प्लीमेंट करना, दोनों परफॉर्म करना ज़रूरी है किसी यूनिट की प्रॉपर यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए। फिर यहाँ पे जो है इस स्लाइड के अंदर कुछ उसने चेकलिस्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। किसी भी यूनिट को अगर आपने टेस्ट करना है, किसी भी प्रोग्राम का यूनिट है, तो उसको टेस्ट करने के लिए कुछ 21 क्वेश्चन हैं। इन 21 क्वेश्चंस को आप पढ़ के इनका आंसर ढूंढें उस यूनिट के पर्सपेक्टिव में, तो आप उसकी टेस्टिंग अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि हम समझते हैं कि जी एक आपके पास फंक्शन है जो कि दो नंबर्स को ऐड करता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी एक फंक्शन होना चाहिए जो कि दो नंबर्स को ऐड करे और उनका सम वापस रिटर्न करे। तो अब ये रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की, इम्प्लीमेंटेशन में भी यही है। तो क्वेश्चन, ये जो चेक लिस्ट है वो क्या कहती है, डज द कोड डू व्हाट हैज़ बीन स्पेसिफाइड इन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। तो जो डिज़ाइन था उसके अंदर भी यही डिज़ाइनर ने मेंशन किया हुआ था कि ये फंक्शन दो नंबर्स लेगा, उनको ऐड करेगा, सम रिटर्न कर देगा। और ये एक्चुअली हमने टेस्टिंग जब परफॉर्म की तो उसके अंदर क्या किया, चेक किया, वाकई ऐसे हो रहा था कि यूनिट जो है वो दो नंबर्स ले रहा है, उनको ऐड कर रहा है और उनका सम रिटर्न कर रहा है, वापस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया और आंसर ठीक मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें एरर नहीं है। इसी तरह से हर क्वेश्चन को चेक करेंगे और उस यूनिट के ऊपर अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे कि जी क्या ये ठीक तरीके से आंसर्स यहाँ पे इसके हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर हर क्वेश्चन का आंसर मिलता जा रहा है तो इसका मतलब इसमें एरर नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि इसमें कोई फॉल्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे के सारे 21 क्वेश्चन हैं जो कि आपने देखने हैं, इनको देखिएगा, इससे आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगी कि यूनिट टेस्टिंग के अंदर कैसे चेकलिस्ट को यूज़ किया जा सकता है बेटर यूनिट टेस्टिंग कंडक्ट करने के लिए। अब आते हैं डायनामिक यूनिट टेस्टिंग के ऊपर। डायनामिक यूनिट टेस्टिंग क्या थी, जिसके अंदर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे यूनिट को। अब यूनिट को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ है कि जी आप इसको मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जब आप एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर एक यूनिट तो नहीं होगा, उसके अंदर तो हज़ारों यूनिट हो सकते हैं, सैकड़ों यूनिट हो सकते हैं। तो उन यूनिट्स का जब नंबर इंक्रीज़ होता है तो फिर क्या करेंगे हम, उसमें एक अप्रोच तो हमारे पास ये है कि लेट से आपके पास एक सिस्टम था जो कि 100 यूनिट से मिलके बना है, तो 100 के 100 यूनिट्स पहले कंबाइन कर दें, पूरा सिस्टम बन गया, 100 यूनिट से मिलके एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बन गया। और अब आप उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करें। अब मसला क्या होगा, जब टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो कोई एरर निकलेगा तो हमें पता कैसे चलेगा किस यूनिट के अंदर आ रहा है,
क्योंकि यूनिट तो अब ख़त्म हो गया, वो तो मर्ज होकर एक पूरा कंप्लीट सिस्टम बन चुके हैं। तो यहाँ पे अब एरर ढूंढना, गलती ढूंढना, उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये लूजिंग स्ट्रेटजी कहलाती है। इसके मुकाबले में विनिंग स्ट्रेटजी क्या है कि कंबाइन करने से पहले 100 यूनिट से यूनिट नंबर 1 जो है सबसे पहले आप उसको टेस्ट करें, ठीक काम कर रहा है। यूनिट नंबर 2 को टेस्ट करें, आपने टेस्ट किया वो भी ठीक काम कर रहा है, तो यूनिट नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर दिया। यूनिट नंबर 1 और 2 को कंबाइन किया तो अब ये आपके पास एक छोटा सिस्टम बन गया जो कि 2 यूनिट से मिलके बना हुआ। फिर यूनिट नंबर 3 को टेस्ट किया, वो भी ठीक काम कर रहा है, इसको पहले 2 का जो कम्बिनेशन था उसके साथ ऐड कर दें। तो अब 1 2 3 यूनिट्स ये तीनों कंबाइन हो गए एक और सिस्टम के अंदर बन गए। तो अब ये जो 3 यूनिट्स मिल गए हैं, ये एक आपके पास सिस्टम बन गया। इसको दोबारा टेस्ट कर लें, हमको गलती तो नहीं आ रही, उनके अंदर मिस्टेक तो नहीं आ रही। 1 2 3 का जो मिक्सचर है वो ठीक काम कर रहा है। फिर चौथा यूनिट था, चौथे यूनिट को आइसोलेशन के अंदर अकेला टेस्ट करें, वो ठीक काम कर रहा है, तो ओके है। तो फिर इसको 1 2 3 का जो मिक्सचर था उसके साथ कंबाइन कर दें, तो अब वो नया मिक्सचर बन गया 1 2 3 4, 4 यूनिट्स कंबाइन हो गए, इकट्ठे हो गए हैं। वो सिस्टम अभी भी अगर ठीक काम कर रहा है, 1 2 3 4 कंबाइन होने के बाद ठीक काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी आपका सिस्टम ठीक इंटीग्रेट हो रहा है। तो इसी तरह से बारी बारी टेस्ट करते जाए और उनको कंबाइन करते रहें। एट दी एंड 100वां यूनिट आप टेस्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, ओवरऑल आपका सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी में अगर कहीं पे एरर आता है तो अभी आपको पता चलेगा। लेट से आपने यूनिट नंबर 10 जो है उसको टेस्ट किया सेपरेटली, उसमें गलती निकल आई। आप किसको टेस्ट करेंगे? यूनिट नंबर 10 को। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं करने, क्यों? क्योंकि उनमें तो गलती निकली नहीं। 10 पे पहुंचे तो 10 में गलती निकली, आपको पता चल गया 10 को मैंने ठीक करना है। तो ये विनिंग स्ट्रेटजी है कि हर यूनिट को सेपरेटली टेस्ट करते रहें और उनको फिर कंबाइन करते रहें जो जो यूनिट आपके पास बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि एक फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है, उसके नीचे यूनिट्स हैं उनके ऊपर भी, उसके ऊपर यूनिट्स हैं उनके ऊपर भी, और वो यूनिट्स अभी बने नहीं हैं। तो उसकी टेस्टिंग कैसे परफॉर्म की जा सकती है? ये नेक्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो हायरार्की दी हुई है, इस हायरार्की में अगर आप चेक करें तो ये 3 लेवल्स हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल सपोज करें एक ये यूनिट है, दूसरा यूनिट ये है, और फिर इस लेवल के ऊपर 2 यूनिट और आ रहे हैं ये वाइट कलर में। तो लेट्स से मैंने ये जो सेंटर में यूनिट आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ यूनिट अंडर टेस्ट, इसकी भी, इस यूनिट की टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम है सिस्टम की उससे हमें नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी कुछ यूनिट्स हैं, इसके नीचे भी कुछ यूनिट्स हैं। अब मसला ये है कि ये यूनिट्स जो ऊपर हैं वो भी अभी डेवलप नहीं हुए, उनका कोड भी नहीं अभी कंप्लीट हुआ, जो नीचे है उनका कोड भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका कोड कंप्लीट हो चुका हुआ, अब हमने इसकी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो सकता? क्योंकि इसको कॉल करना था ऊपर वाले यूनिट ने, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने अभी बताया इसकी तो अभी कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मसला अब आ गया यहाँ पे। इसी तरह से फिर ये यूनिट जो अभी कंप्लीट हो चुका है जिसका कोड, उसने नीचे वाले यूनिट्स को कॉल करना था, उनसे वैल्यूज़ प्रोसेस करवानी थी, वो वैल्यूज़ जब इसे वापस मिलनी थी तब इसने अपनी आगे एग्जीक्यूशन कंप्लीट करनी थी। तो नीचे वाले यूनिट्स भी अभी तो कंप्लीट नहीं हुए, तो फिर ये अकेला कंप्लीट हो गया, इसकी टेस्टिंग कैसे परफॉर्म की जा सकती है? एक सोल्यूशन तो ये है जी, वेट करें, ये जब बनेंगे तब इनकी हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। ऊपर वाला भी बन जाए मॉड्यूल, नीचे वाला भी बन जाए, सेंटर वाला तो पहले ही बना हुआ था, ये तीनों बन जाएंगे, इनको प्लेस करेंगे, कंबाइन करेंगे, फिर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो ये तो लेंथी काम हो सकता है, हमें वेट करना पड़ेगा, वेट तो करना नहीं है। तो ये बना हुआ है, इसकी टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे इससे ऊपर वाला जो लेवल है, इसकी जगह पर यूनिट बनना था, अभी बना नहीं है, इसकी जगह पे हम डमी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। नीचे वाले जो सॉफ्टवेयर थे जो यूनिट से बने नहीं हैं, उनकी जगह पे हम डमी यूनिट्स बना लेंगे, डमी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो ये डमी यूनिट्स जो हैं ऊपर और नीचे वाले स्टब और ड्राइवर कहलाते हैं। अब हम इनको देखेंगे जी, स्टब क्या है और ड्राइवर क्या है। टेस्टिंग आपने याद रखनी है अभी किसकी हो रही है? जो यूनिट टेस्ट है जो दरमियान में आ रहा है यहाँ पे। तो टेस्ट ड्राइवर क्या है? टेस्ट ड्राइवर वो है, वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जो कि कॉल करता है यूनिट अंडर टेस्ट को। ड्राइवर क्या है? जिसने ड्राइव करना है, जिसने स्टार्ट करना है। किसको स्टार्ट करना है? उस यूनिट को जिसकी आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जी हम टेस्टिंग किसकी परफॉर्म कर रहे हैं?
ये खुद से एग्जीक्यूट तो हो नहीं सकता, इसको कॉल करना है किसने, मेन फंक्शन ने लेट से। तो मेन फंक्शन तो बना ही नहीं है, मेन फंक्शन यहाँ पे हम एक डमी बना लेंगे, तो वो टेस्ट ड्राइवर कहलाएगा। क्यों टेस्ट ड्राइवर कहलाएगा? क्यों? क्योंकि वो डमी फंक्शन जो कि किसको कॉल कर रहा था, यूनिट अंडर टेस्ट को। टेस्टिंग आप किसी कर रहे हैं इसकी, इसको कौन कॉल कर रहा है, डमी सॉफ्टवेयर। तो जो डमी सॉफ्टवेयर यूनिट अंडर टेस्ट को कॉल कर रहा है वो डमी सॉफ्टवेयर टेस्ट ड्राइवर कहलाएगा। टेस्टिंग किसकी हो रही है, इसको कॉल करना था जिस सॉफ्टवेयर ने वो एग्जिस्ट नहीं करता, जिस यूनिट ने वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस यूनिट की जगह पे हम एक डमी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं। वो डमी सॉफ्टवेयर हमारे इस यूनिट अंडर टेस्ट को कॉल करता है, उसको पैरामीटर्स पास करता है, तो ये यूनिट अंडर टेस्ट की एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है और फिर हम इसको एवेलुएट कर सकते हैं। तो इसको कॉल किसने किया, इस डमी सॉफ्टवेयर ने। इस डमी सॉफ्टवेयर का नाम होगा टेस्ट ड्राइवर। तो यहाँ पे इसने ये लिखा हुआ है, इज सॉफ्टवेयर मॉड्यूल यूज टू इन्वोक ए मॉड्यूल अंडर टेस्ट, कि टेस्ट ड्राइवर वो है जो कि यूनिट अंडर टेस्ट को कॉल करता है, उसको पैरामीटर्स पास करता है, उसको स्टार्ट करवाता है। फिर इसकी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या हो सकती हैं, उसको टेस्ट इनपुट देना। अगर इस यूनिट अंडर टेस्ट को कोई पैरामीटर्स चाहिए तो ये पैरामीटर भी टेस्ट ड्राइवर ही पास करेगा। यहाँ पे देखें, कॉल एंड पास इनपुट पैरामीटर्स, ये टेस्ट ड्राइवर इसको इनपुट पैरामीटर्स पास करेगा और कॉल करेगा। फिर टेस्ट ड्राइवर उसकी यूनिट अंडर टेस्ट की एग्जीक्यूशन को मॉनिटर भी कर सकता है कि वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, और टेस्ट रिजल्ट्स को रिपोर्ट भी कर सकता है। तो ये देखें जी, इसने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी थी, उसके लिए इसे कुछ पैरामीटर्स चाहिए थे, वो किसने दिए, टेस्ट ड्राइवर ने इसे कॉल किया, इसे पैरामीटर्स भी प्रोवाइड किए। फिर इसने अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म की, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के बाद इसने अपनी रिटर्न वैल्यू थी वो भी रिटर्न की। वो किसके पास की, ड्राइवर के पास। तो ड्राइवर ने चेक किया कि जो यूनिट अंडर टेस्ट ने वैल्यू रिटर्न की है क्या वही मुझे मिलनी चाहिए थी वापस। अगर वही मिली है तो ये रिजल्ट जनरेट कर देगा, हाँ जी यूनिट अंडर टेस्ट ठीक काम कर रहा है। अगर जो यूनिट अंडर टेस्ट ने वैल्यू दी है वो इससे मैच नहीं कर रही जो टेस्ट ड्राइवर को मिलनी चाहिए थी, तो ये यहाँ पे एरर देगा कि जी आपका यूनिट अंडर टेस्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो टेस्ट ड्राइवर का असल जो काम है वो था सिर्फ और सिर्फ यूनिट अंडर टेस्ट को कॉल करना, लेकिन उसको पैरामीटर भी पास करवा सकता है, इसकी वर्किंग को एनालाइज भी कर सकता है कि यूनिट अंडर टेस्ट ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें कोई एरर है या नहीं है। तो ये आपके पास टेस्ट ड्राइवर कहलाएगा। 1990 की IEEE की डेफिनेशन भी यहाँ पे इसके अंदर मेंशन की हुई है। और फिर उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि जी क्या है टेस्ट ड्राइवर को, इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पीस ऑफ कोड दैट पासिस टेस्ट केसेस टू अनदर पीस ऑफ कोड, कि एक टेस्ट आपके पास केस है कि जो कि क्या करता है, पासिस टेस्ट केसेस टू अनदर पीस ऑफ कोड। ये पीस ऑफ कोड है, ये टेस्ट केस प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यूज पैरामीटर्स पास कर रहा है एक और पीस ऑफ कोड को, यूनिट अंडर टेस्ट को। लेकिन बेटर इसकी जो आसान आपके पास डेफिनेशन है वो यही है कि यूनिट अंडर टेस्ट को जो डमी सॉफ्टवेयर कॉल कर रहा है वो डमी सॉफ्टवेयर ड्राइवर कहलाएगा। ये याद रखना, यूनिट अंडर टेस्ट को जिसने कॉल की है और अगर वो कॉल करने वाला डमी है तो वो टेस्ट ड्राइवर कहलाएगा। इसमें से एग्जांपल दिए गए, लेट्स से जी आप एक गेम बना रहे हैं और उस गेम के अंदर आपने क्या करना है, एक प्लेयर है प्लेयर 1, उसको मूव करवाना है 2 स्टेप्स। तो प्लेयर 1 को कितने स्टेप्स मूव करवाना है, 2 स्टेप्स आपने उसको मूव करवाना है। तो ये फंक्शन कॉल बनेगी उसकी, मूव प्लेयर, पैरामीटर पास करें, उसमें पहला पैरामीटर किस प्लेयर को मूव करवाना है, प्लेयर 1 को। कितने स्टेप्स मूव करवाना है, वो सेकंड पैरामीटर में नंबर ऑफ स्टेप्स 2 मेंशन कर दिया। तो ये जो कॉल है ये कॉल आपकी ड्राइवर कहलाएगी। इससे क्या होगा, मूव प्लेयर का फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, उसको ये वैल्यूज़ पास हो जाएंगी, ये प्लेयर 1 को मूव करवाओ, कितना मूव करवाओ, 2 स्टेप्स मूव करवाओ। तो ये इतनी सी लाइन जो है ये ड्राइवर है। ये क्या कर रही है, यूनिट अंडर टेस्ट मूव प्लेयर नामी फंक्शन जो है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवा रही है। किसके ऊपर करवा रही है, प्लेयर 1 के ऊपर। प्लेयर 1 को क्या करवा रही है, 2 स्टेप्स मूव करवा रही है। तो ये उसने वैल्यूज़ भी उसको पास करनी है। ये लाइन ड्राइवर कहलाएगी, मूव प्लेयर वाली। मूव प्लेयर का जो फंक्शन के अंदर आगे जो कोडिंग की हुई है वो मूव प्लेयर का फंक्शन जो है वो यूनिट अंडर टेस्ट हुआ, उसकी टेस्टिंग अभी हो रही है। तो ये आपके पास टेस्ट ड्राइवर का कंसेप्ट है। इसके बाद स्टब्स क्या होंगे जी, अब
स्टब्स अब इसी डायग्राम में अब यहाँ पे देखें कि ये यूनिट अंडर टेस्ट जो था, जब इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये डिपेंड कर रहा है दो अपने से नीचे वाले मॉड्यूल्स के ऊपर भी, वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब उनकी जगह पे अब हम डमी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये यूनिट अंडर टेस्ट, अब ये यूनिट अंडर टेस्ट कॉल कर रहा है डमी सॉफ्टवेयर को। पहले क्या था, ड्राइवर क्या था, ड्राइवर था, डमी सॉफ्टवेयर कॉल कर रहा है यूनिट अंडर टेस्ट को, तो वो डमी सॉफ्टवेयर ने कॉल की यूनिट अंडर टेस्ट को, वो डमी सॉफ्टवेयर कहलाया टेस्ट ड्राइवर। यहाँ पे उल्ट है, यूनिट अंडर टेस्ट कॉल कर रहा है डमी सॉफ्टवेयर को। तो अगर यूनिट अंडर टेस्ट डमी सॉफ्टवेयर को कॉल कर रहा है तो वो डमी सॉफ्टवेयर स्टब कहलाएगा। यहाँ पे भी यूनिट अंडर टेस्ट डमी सॉफ्टवेयर को कॉल कर रहा है तो ये स्टब कहलाएगा। ये डिफरेंस अब आपने याद रखना है टेस्ट और टेस्ट ड्राइवर में और टेस्ट स्टब में क्या है। टेस्ट ड्राइवर वो डमी सॉफ्टवेयर है जो यूनिट अंडर टेस्ट को कॉल करता है। यूनिट अंडर टेस्ट को कॉल करने वाला डमी सॉफ्टवेयर टेस्ट ड्राइवर कहलाता है, और यूनिट अंडर टेस्ट जिस डमी सॉफ्टवेयर को कॉल कर रहा है वो स्टब कहलाएगा। तो ये स्टब की उसने यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है जी। और उसने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जी इफ़ फंक्शन ए यू आर टेस्टिंग कॉल्स अनदर फंक्शन बी देन यूज़ ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फंक्शन बी कॉल्ड ए स्टब। फंक्शन ए है उसकी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, वो फंक्शन बी को कॉल करता है, फंक्शन बी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो डेवलप ही नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, फंक्शन बी का वेट करेंगे बने नहीं, आप उसकी जगह पे एक डमी सॉफ्टवेयर बना लें फंक्शन बी की जगह पे, तो वो डमी सॉफ्टवेयर जो है वो स्टब कहलाएगा। स्टब का क्या काम होगा जी, उसने कोई भी एक फिक्स वैल्यू रिटर्न करनी है आपको, ठीक है। तो देखें जब यहाँ पे उसने यूनिट एंड डेस्टिनेशन को कॉल किया तो उसने यहाँ से एक्नॉलेज कर दिया, एक्नॉलेज क्या किया, कोई भी फिक्स वैल्यू रिटर्न कर दी। इसकी एग्जांपल आएगी भी आगे, वहाँ से क्लियर होगा स्टब किस तरह से काम करेगा। तो इसने ज़रूरी नहीं है कि स्टब कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करे, सिर्फ एक सिंपल जैसी कॉल होता है एक वैल्यू रिटर्न कर दे, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू रिटर्न कर सकता है, तो कैलकुलेशन परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। तो स्टब के लिए वो कहता है जी दो टास्क उसने परफॉर्म करनी है। सबसे पहले क्या है, इट शोज़ एन एविडेंस दैट द स्टब वाज इन फैक्ट कॉल्ड। एक तो सबसे पहले उसने ये शो करना है कि जी वाकई वो कॉल हुआ है, उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हुई है, और प्लस कोई प्री कंप्यूटेड कोई फिक्स्ड वैल्यू उसने रिटर्न करनी है। ये दो काम करने हैं स्टब ने, एक तो ये कि उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू वो कर सकता है। दूसरा ये कि उसने कोई फिक्स्ड वैल्यू रिटर्न कर दी है, जैसे ही उसे यूनिट अंडर टेस्ट कॉल करता है तो वो फिक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये दो काम है जो स्टब ने करने होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, देखें जी ये कोई फंक्शन अंडर टेस्ट है जिसकी हम टेस्टिंग अभी परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कोई दो वैल्यूज़ आ रही हैं इंट एक्स और वाई, और उन वैल्यूज़ के हिसाब से वो यहाँ पे फिर आगे एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कैलकुलेट करना चाहता है कि वो प्राइस क्या है। अब लेट्स से हम इस एग्जांपल को इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि जो फंक्शन है अंडर टेस्ट जिसकी भी टेस्टिंग चल रही है, इस फंक्शन के अंदर क्या है कि यूज़र कोई प्रोडक्ट आइटम जो है वेबसाइट के ऊपर सर्च करता है, एक कैटेगरी सेलेक्ट करता है और प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है। तो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन आनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए, प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए, प्लस उसकी प्राइस भी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो जैसे ही यूज़र उसकी कैटेगरी प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिक टाइप है वो सिलेक्ट करता है, तो ये फंक्शन उसकी स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले करवा रहा है, उसके फीचर डिस्प्ले करवा रहा है, प्लस उसकी प्राइस भी डिस्प्ले करवानी है। प्राइस पड़ी हुई डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस में अभी हमने प्राइस का टेबल बनाया ही नहीं है, तो ये फंक्शन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो प्राइस एक्स का जो फंक्शन है इसने डेटाबेस से फेच करनी थी प्राइस इस एक्स प्रोडक्ट की और रिटर्न करवानी थी, डिस्प्ले करवानी थी, तो टेबल तो बना ही नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे जी, अब टेबल बनाने का वेट करें नहीं, फिर हम इसकी जगह पे एक डमी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं। प्राइस का दिखें फंक्शन बना लिया डबल टाइप का, इंट एक्स, वो एक एक्स वैल्यू ले रहा है इंटीजर डेटा टाइप की जो यहाँ उसने पास की थी, रिटर्न क्या कर रहा है 10। अब देखें एक्स में जो मर्ज़ी मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर दूँ ये हमेशा रिटर्न कर देगा 10। मैं यहाँ पे एक्स में वैल्यू देता हूँ, लेट से इंटीजर वैल्यू लेनी है ना इसने, मैं लेट से यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 125, प्रोडक्ट आई डी थी 125, उसने रिटर्न क्या कर देना 10। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आई डी मैंशन कर देता हूँ 750, वो फिर क्या कर देगा रिटर्न 10।
क्यों? क्योंकि ये स्टब है ना, डमी सॉफ्टवेयर है, हमेशा 10 वैल्यू रिटर्न कर देगा, करता रहेगा। तो प्राइस तो इसी फॉर्मेट में होती है। तो सॉफ्टवेयर को ये लगेगा जी उसकी प्राइस आ गई है उसके पास, तो 10 शो करवा देगा, फीचर उसने शो करवा दिए, उसकी स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट की शो करवा दी, प्राइस वो 10 शो करवा देगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा ये वाला फंक्शन अंडर टेस्ट है जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे थे, जिसने ये काम करना था कि किसी प्रोडक्ट के फीचर्स, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी प्राइस डिस्प्ले करवानी थी, वो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। हालांकि प्राइस वो अभी हमें डमी शो कर रहा है। डमी क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमने उसके लिए प्राइस चेक करने वाला, डेटाबेस से फैच करने वाला फंक्शन बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के अंदर अभी टेबल नहीं बना था, तो हमने इसकी जगह पे एक डमी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया है। वो डमी सॉफ्टवेयर प्राइस का था, उसमें सिर्फ उसका काम क्या था, देखिए इसकी बॉडी में फंक्शन की क्या हो रहा है, सिर्फ रिटर्न हो रहा है, 10 वैल्यू रिटर्न कर देगा, जब भी कॉल होगा 10 वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इससे हमें ये क्या होगा कि इस फंक्शन की टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। ये फंक्शन बेशक ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, लेकिन जो डमी वैल्यू 10 की रिटर्न कर रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 की रिटर्न कर रहा है बार बार, उससे इस फंक्शन की टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये फंक्शन टेस्ट था, टेस्टिंग इसकी हो रही थी, ये डिपेंड कर रहा था प्राइस के फंक्शन के ऊपर। प्राइस एग्जिस्ट नहीं करता था, प्राइस की जगह पे हमने डमी सॉफ्टवेयर यूज़ किया। तो फंक्शन अंडर टेस्ट ने दोबारा यहाँ पे गौर करना है, इसकी टेस्टिंग हो रही थी, इसने डमी सॉफ्टवेयर को कॉल किया है, तो ये डमी सॉफ्टवेयर अब आपके पास स्टब कहलाएगा। ये डेफिनेशन आ रही है अब आपके पास अब स्टब की, उसकी एग्जांपल भी अब आपने देख ली है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जी, कैनर और फाक हैं, उनकी एक स्टडी थी 1999 के अंदर। उन्होंने कहा था कि जी स्टब्स एंड ड्राइवर्स आर ऑफन व्यूड एज थ्रो अवे कोड, कि जी स्टब और ड्राइवर क्या है, देखें जी अब आपने यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म होगी, इसको डिलीट कर दो, बस काम ख़त्म हो गया इसका। कहते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसको डिलीट क्यों कर रहे हैं? आपने बाद में इम्प्लीमेंट तो करना है ना प्राइस फेच करने वाला डेटाबेस से फीचर, तो वो इसी कोड के अंदर यहाँ पे इसका कोड कर दें डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने का। ये जो आपने इतनी छोटी सी लाइन लिख के फंक्शन बनाया है उसको डिलीट क्यों कर रहे हैं? इसी के अंदर एक्चुअल कोड लिख लेना बाद में, तो ये जो आपने स्टब बनाया था वो ज़ाया नहीं होगा, इसी में एक्चुअल कोड आप कर लेंगे, कोडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, आपको बार बार कोड नहीं करना पड़ेगा, डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो ये टेस्ट थ्रो अवे नहीं होने चाहिए कि जी आपका काम हुआ, स्टब्स का काम ख़त्म हो गया, डिलीट कर दो। नहीं, डिलीट क्यों करना है, बाद में ज़रूरत तो पड़नी है ना, प्राइस का फंक्शन तो बनाना ही बनाना है, तो वो इसी में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लीजिएगा। ये सजेशन थी जी इनकी स्टडी की। तो ये जी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है हमारा यूनिट टेस्टिंग का सेक्शन। इसके बाद आते हैं कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के ऊपर। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग क्या है? ये टेस्टिंग अप्रोच जो है, एग्जीक्यूशन पास जो हैं किसी भी मॉड्यूल के अंदर, किसी भी प्रोग्राम कोड के अंदर जितने एग्जीक्यूशन पाथ एग्जिस्ट करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और फिर ऐसे टेस्ट केस क्रिएट करना और उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना जो इन पाथ को कवर करें। एक सॉफ्टवेयर में कितने एग्जीक्यूशन पाथ एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे पाथ आइडेंटिफाई करना और हर पाथ को एग्जीक्यूट करवाने के लिए टेस्ट केस क्रिएट करना और उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करवाना कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग कहलाती है। अब क्या होता है पाथ? पाथ यहाँ पे इसने बताया हुआ है किसी भी प्रोग्राम के अंदर ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स execution that begins at an entry and ends at an exit। किसी भी प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट से लेके दूसरी स्टेटमेंट तक आपने पहुंचना है, तो उसके दरमियान जितनी भी लाइन एग्जिस्ट करेंगी वो पाथ कहलाएगा। आपने एक कोड लिखा है जिसमें इंट a इज़ इक्वल टू 1, इंट b इज़ इक्वल टू 2, इंट c इज़ इक्वल टू 5 और अगली लाइन में लिखी हुई है जी कंडीशन आपने लिखी हुई है इफ़ a प्लस b इज़ ग्रेटर देन c प्रिंट ओके एल्स प्रिंट एग्जिट। तो अब यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1 थी, b की 2 थी और c में 5 था। तो कंडीशन है इफ़ a प्लस b इज़ ग्रेटर देन c, तो 1 प्लस 2 3 इज़ ग्रेटर देन c, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स। तो
इफ़ में हमने लिखा था अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होता है तो प्रिंट करे ओके, अगर फॉल्स होता है तो एल्स में प्रिंट करवा दे एग्जिट, तो एग्जिट प्रिंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पाथ क्या एग्जिस्ट करता है, आपकी जो इफ़ के बाद कंडीशन थी, सॉरी जो स्टेटमेंट थी प्रिंट ओके वाली, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये पाथ में से एग्जिट हो जाएगी। तो पाथ आपका बनेगा लाइन नंबर 1 ए इज इक्वल टू 1 वाली, लाइन नंबर 2 बी इज इक्वल टू 2 वाली, लाइन नंबर 3 सी इज इक्वल टू 5 वाली, लाइन नंबर 4 इफ़ की कंडीशन वाली, लाइन नंबर 5 स्किप हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू ही नहीं होनी, तो लाइन नंबर 6 के ऊपर चले जाएंगे एल्स, और लाइन नंबर 7 के ऊपर प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जिट वाली, ये आपका पाथ बनेगा। तो ये पाथ बनता है इस तरह से। तो हमने ऐसे टेस्ट केसेस लिखने हैं जो कि सारे के सारे पाथ को एग्जीक्यूट करवाएं। अब यहाँ पे एक पाथ वो भी एग्जिस्ट करता है ना कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या होगा, फिर एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इफ़ की कंडीशन वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट ओके वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा और एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू हो चुकी होगी। तो ये पाथ एग्जिस्ट करते हैं। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के अंदर इन्हीं पाथ्स को आइडेंटिफाई करना होता है और ऐसे टेस्ट केसेस लिखने होते हैं जो कि हर पाथ को एग्जीक्यूट करें। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं जहाँ पे पता चलेगा कि इस कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ड्रॉबैक्स हम डिस्कस करते हैं। देखें जी, ये आपके पास एक कोड गिवन है, इस कोड के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 लाइंस हैं इस कोड की, लेकिन 4 लाइंस में है क्या, 3 तो लूप्स लगे हुए, नेस्टेड लूप्स। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 1000 आई प्लस प्लस, तो ये लूप 1 से लेकर 1000 तक चलेगा। फिर दूसरा लूप उसके अंदर चल रहा है उसकी बॉडी में, ये भी 1 से लेकर 1000 तक चलेगा। फिर तीसरा लूप चल रहा है वो भी 1 से लेकर 1000 तक चलेगा। और डू समथिंग, ये फिर आपके पास कोई फंक्शन है जो एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से कोई भी लाइन है, एक लाइन है, हम उसे एक्सपोज करते हैं, प्रिंट की स्टेटमेंट है, वो प्रिंट होगी। तो ये कितनी दफ़ा प्रिंट होगी, अब क्वेश्चन ये है। देखें सबसे पहले जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा, इसकी फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी तो इसकी बॉडी में चले जाएंगे, इसकी बॉडी में जाएंगे तो इसकी बॉडी में आगे एक और लूप लगा हुआ है, इसकी फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी तो इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, इसकी बॉडी में आएंगे तो यहाँ पे फिर ये लूप चलेगा, इसकी फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी, डू समथिंग, लेट्स से प्रिंट की स्टेटमेंट थी प्रिंट समथिंग, तो प्रिंट कर देगा समथिंग। फिर इस लूप के ऊपर दोबारा जाएगा, इसकी सेकेंड आइट के प्लस प्लस हो जाएगा, के की वैल्यू 2 हो जाएगी, के 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1000 ट्रू है। फिर दोबारा इधर आएगा, प्रिंट डू समथिंग हो जाएगा। फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे, के प्लस प्लस हो जाएगा, के की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1000, कंडीशन ट्रू है। फिर दोबारा प्रिंट डू समथिंग। इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब वैल्यू इसकी 1000 हो जाएगी, 1000 इज़ इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1000, ट्रू हो जाएगी कंडीशन। फिर दोबारा प्रिंट डू समथिंग, के प्लस प्लस करेगा तो वैल्यू हो जाएगी 1001, तो 1001 लेस देन इक्वल टू 1000, ये कंडीशन अब यहाँ पे फॉल्स होगी, लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक हुआ, इसकी 1000 स्टेटमेंट कंप्लीट हुई थी, एक ऊपर आ जाएंगे, इसकी फर्स्ट आइट्रेशन चल रही थी, अब इसके आई ये जे प्लस प्लस हो जाएगा, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1000, कंडीशन ट्रू। दोबारा इसके ऊपर आ जाएंगे, ये के वाला फिर 1 से चलेगा, 1 से लेकर 1000 तक चलेगा। फिर जब ये 1000 दफ़ा चल गया, फिर वापस आएंगे, इसकी आइट्रेशन 3 होगी, फिर ये 1000 दफ़ा चलेगा। फिर इसकी आइट्रेशन 4 होगी, ये फिर 1000 दफ़ा चलेगा। इसकी आइट्रेशन 100 होगी, ये फिर 1000 दफ़ा चलेगा। इसकी आइट्रेशन 1000 होगी, ये फिर 1000 दफ़ा चलेगा। इसकी आइट्रेशन 1001 होगी, फिर ये लूप ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आएंगे। फिर आई की वैल्यू अभी तक तो 1 ही थी, फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, आई 2 पे आएगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1000। फिर नीचे आएंगे, इसकी वैल्यू फिर 1 से शुरू होगी, ये फिर 1000 टाइम चलेगा, फिर इसकी एक आगे चलेगी, फिर ये 1000 टाइम चलेगा, फिर इसकी 2 होगी, फिर इसकी 1000 टाइम चलेगा। तो ये तो अच्छी खासी, देखिए सिर्फ 4 लाइनों का कोड था, लेकिन कितनी आइट्रेशन बन रही हैं यहाँ पे, 1 बिलियन आइट्रेशन बन रही हैं, 1 बिलियन टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी डू समथिंग। कोड कितना है जी, सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनों का। अब 1 बिलियन आइट्रेशन का क्या मतलब है, 1 बिलियन पाथ एग्जिस्ट करते हैं। हर आइट्रेशन के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं इनका कम्बिनेशन डिफरेंट होगा, हर लूप की काउंटर वेरिएबल का
कम्बिनेशन यूनिक होगा। तो कम्बिनेशन यूनिक है तो हर यूनिक पाथ एग्जिस्ट करता है। 1 बिलियन यूनिक पाथ एग्जिस्ट करते हैं। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के अंदर हमने क्या कहा था कि हर यूनिक पाथ को टेस्ट करना है। अब 1 बिलियन पाथ को कौन बैठ के टेस्ट करता रहे, कौन टेस्ट केसेस लिखेगा जी 1 बिलियन जो यूनिक पाथ एग्जिस्ट करते हैं उनको टेस्ट करने के लिए। तो ये बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। ये ड्रॉबैक है कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग का कि बज़ाहिर अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 4 लाइनों का कोड है, लेकिन पाथ कितने एग्जिस्ट करते हैं 1 बिलियन। तो टेस्टिंग करने के अंदर यहाँ पे तो अच्छा खासा आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग में। एक ये ड्रॉबैक है। फिर दूसरा ड्रॉबैक देखते हैं जी, वो कहता है कि जी ये कोड देखें आपके सामने यहाँ पे गिवन है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो डू इज़ ग्रेटर का फंक्शन कॉल हो जाएगा। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो डू इज़ इक्वल का फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। तो ये कोड हमारे पास ज़ाहिर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है कि जी अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है ज़ीरो से तो डू इज़ ग्रेटर वाला फंक्शन कॉल हो जाए। अगर ए की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है तो डू इज़ इक्वल के कॉल हो जाए। तो कितने पाथ एग्जिस्ट करते हैं, फिर कंडीशन ये वाली ट्रू होगी तो ये कॉल हो जाएगा, बस यहाँ पे पाथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज़ीरो के से बड़ी भी हो और ज़ीरो के इक्वल भी हो। या तो 1 होगी लेट से, या 0 होगी वैल्यू, या 100 होगी। तो 100 होगी तो 100 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो 100 इज इक्वल टू ज़ीरो फॉल्स ही होगा। तो ये लाइन ट्रू हुई, ये एग्जीक्यूट होगी लाइन, और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर ए की वैल्यू 100 है, 100 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, लाइन एग्जीक्यूट हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, डू इज़ ग्रेटर का फंक्शन कॉल होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद दोबारा यहाँ पे आएंगे इफ़ 100 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन गलत हो गई तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो पाथ क्या बना हमारे पास 1 2 3, लाइन नंबर 1 2 3 एग्जीक्यूट होंगी, 4 एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर ए की वैल्यू लेट से अब 0 है तो इफ़ ए इज़ इक्वल टू इफ़ 0 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, कंडीशन फॉल्स, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे आएंगे 0 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कंडीशन ट्रू हो गई, डू इज़ इक्वल, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे पाथ क्या बना है, लाइन नंबर 1 3 4, लाइन नंबर 2 यहाँ पे स्किप हो गई तो ये एक और पाथ बन गया। अब 1 3 4, पहले पाथ क्या था 1 2 3, अब 1 3 4। अब लेट से अगर आपके पास वैल्यू है माइनस की, -5 वैल्यू आ रही है तो -5 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, कंडीशन फॉल्स, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई, ये स्किप हो जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। -5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन भी गलत हो गई, लाइन एग्जीक्यूट हुई थी, ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे पाथ क्या बन रहा है 1 3 बस। तो ये हमने देखा कि जितने पाथ एग्जिस्ट कर रहे थे हमने 3 टेस्ट केसेस के थ्रू इनको एग्जीक्यूट करवा लिया, तो हमारी कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। लेकिन हम जितना कोड अवेलेबल था उसको सारा इवेल्यूट कर चुके हैं। एक्चुअल जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे एक कंडीशन ये भी थी, ए इज़ लेस दैन ज़ीरो तो डू इज़ लेस ये भी हो, तो वो तो आपका डेवलपर इसको इम्प्लीमेंट करना भूल ही गया है। हमने तो इसको देखा ही नहीं, हम तो सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करते रहे इतने सेक्शन को। तो इससे क्या हुआ कि हम ये समझते रहे कि ये जो कोड है आपका यहाँ तक इतना ही एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की और हम इसको एवेल्यूएट करके चले जाएंगे। एक्चुअल कस्टमर की रिक्वायरमेंट में ये फीचर भी था। तो कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग में कहीं पे भी ये चीज़ हमें पता नहीं चलती कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड हैं या नहीं, उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन हुई है या नहीं हुई। आप सिर्फ यहाँ से पाथ आइडेंटिफाई करेंगे और उनको एग्जीक्यूट करके चले जाएंगे। तो ये इसका ड्रॉबैक है। प्लस इसी तरह से एक और गलती कस्टमर की जो है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ये भी हो सकती है कि जी पाथ के अंदर जो है वो एक कोड की स्टेटमेंट थी, कोड ए इज़ इक्वल टू A+1। ठीक है, आप स्टेटमेंट आती है आप इसको एग्जीक्यूट करके चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक काम कर रही है। लेकिन एक्चुअल कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट थी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी A इज़ इक्वल टू A-1। हम तो यहाँ पे सिर्फ पाथ चेक कर रहे हैं ना कि लाइन 1 2 3 ये एग्जीक्यूट कर रही है, 1 3 4 एग्जीक्यूट कर रहा है, 1 और 3 वाला सिनेरियो एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक कर रहा है। बस हमने ये तो चेक ही नहीं किया कि डू इज़ ग्रेटर ही यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे डू इज़ इक्वल तो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे डू इज़ लेस तो नहीं आना चाहिए था, या यहाँ पे डू इज़ इक्वल या डू इज़ ग्रेटर तो नहीं आना चाहिए था। ये स्टेटमेंट्स हमने चेक ही नहीं की। ठीक है, या हमने ये तो चेक ही नहीं किया कि जी यहाँ पे ए ही आना चाहिए था
ये तो नहीं कि यहाँ पे वेरिएबल बी को चेक करना था, यहाँ पे भी वेरिएबल बी को चेक करना था, यहाँ पे भी वेरिएबल बी को चेक करना था। ये तो हमने चेक ही नहीं किया, हम तो सिर्फ पाथ चेक करके जा रहे हैं। तो ये ड्रॉबैक है कि इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के अंदर स्किप हो सकती हैं। कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ पाथ को इवेल्यूएट किया जाता है, वो पाथ को इवेल्यूएशन के ऊपर जब फोकस होता है सारा का सारा, तो इस तरह की मिस्टेक्स रह सकती हैं इसमें। तो ये जो ड्रॉबैक्स थे कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के, और ये आपका जो लेक्चर एंड हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग की बाकी टाइप्स को। इसमें कंट्रोल फ्लो ग्राफ आएगा, साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी आएगी जो कि प्रैक्टिकल पोर्शन है, और उसी से आगे फिर आपके पास उसको देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर ग्राफ मैट्रिसेस वगैरह आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जी आपका आज का लेक्चर था। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ और अंडरस्टैंडिंग अगर आपको मुश्किल लग रही है तो डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने के लिए आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह जूम के ऊपर, उसके अंदर भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।